गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किए ये फोर्थ लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था। वहां पर एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिवली दूसरा रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो हमने देखा कि वो फ्रेम भी अपने आप में इनर्शियल फ्रेम था। उसके ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करी। आज की क्लास में हम यहाँ पर दो रेफरेंस फ्रेम में से एक को फिक्स ले रहे हैं और दूसरा रेफरेंस फ्रेम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में नियत कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हमने ये माना है कि हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम में से ये मेरा रेफरेंस फ्रेम एस है, ये वाला एस है और ये एस डैश। एस और एस डैश टी इक्वल टू 0 पे कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती है। दोनों के जेड एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, एक्स वाई है। अब जब ये रोटेट कर रहा है, देखिए रोटेशन 2 डायमेंशन में होता है। इसका मतलब जब ये एक्सिस रोटेट करेगा तब भी हमारा जो रेफरेंस फ्रेम रोटेट करेगा तो जेड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मींस दोनों के जेड और जेड डैश एनी टाइम टी पर कोइंसाइड करेंगे। लेकिन एक्स और वाई रोटेट कर रहे हैं तो मान लीजिए एक्स एक्सिस रोटेट करता है तो एनी टाइम टी पर ये एंगल होगा ओमेगा टी, ये भी एंगल होगा ओमेगा टी। तो जो t इक्वल टू 0 पर ये s के अंदर कोऑर्डिनेट्स p के x y z थे, जहां ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है और जो डिस्टेंस z है, तो उसको किसी टाइम t पर s डैश में क्या उसका पार्ट आएगा, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो देखिए किसी टाइम t पर जब ये रोटेट करता है तो y कोऑर्डिनेट ये हो गया, x डैश कोऑर्डिनेट ये हो गया। नाउ यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो x डैश डिस्टेंस है या y डिस्टेंस है, ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये y डैश किसके इक्वल होगा। तो हमारा y डैश इस पूरे में से इतने पोर्शन को माइनस करने से y डैश आएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखा है कि जो हमारा एनी टाइम t पर s डैश में कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t। y डैश होगा y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t और z डैश होगा z। मींस z कोऑर्डिनेट्स तो कोइंसाइड करेंगे, इसके हर इंस्टेंट में सेम होगा, लेकिन x डैश और y डैश में चेंज होगा और x डैश हो जाएगा x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t। उसी तरह से अब ये आप कैसे निकाला है, अगर आप इसको निकालना चाहें तो देखिए निकालने के लिए हमारा जो x डैश आ रहा है तो इस x से कंपोनेंट यहाँ निकालेंगे। ये ओमेगा टी है तो ये भी कितना होगा ओमेगा टी, और ये वाला कंपोनेंट हम यहाँ से ट्रायंगल को एक्सटेंड करके यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकालेंगे। तो हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। x डैश हो जाएगा x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी, वही y डैश हो जाएगा y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी और z डैश सेम है। तो इस तरह से हमने एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स को लिया। अब कोऑर्डिनेट्स लिए तो हमें इनका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के डिस्प्लेसमेंट हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हमें एक्स डैश फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, वो हो गया डी एक्स डैश, या एक्स कॉस ओमेगा टी है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से करेंगे तो जब कॉस ओमेगा टी को कांस्टेंट रखेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन dx आएगा। सेकंड टर्म के अंदर हम x को कांस्टेंट रखेंगे और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा टी होगा, ओमेगा मल्टीपल में आएगा तो ये टर्म बन जाएगी माइनस ओमेगा x sin ओमेगा टी dt। इसी तरह से यहाँ दो टर्म्स हैं y sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी को कांस्टेंट रख के y का डिफरेंशिएशन dy आएगा। देन y को कांस्टेंट रखेंगे, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा cos ओमेगा टी dt। तो इस तरह से x डैश का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे राइट हैंड साइड में 4 टर्म्स आएंगी। इनको मैंने रीअरेंज कर लिया, इस तरह से रीअरेंज कर लिया कि dx cos ओमेगा टी प्लस dy sin ओमेगा टी और ओमेगा कांस्टेंट लेके dt की टर्म्स अलग कर ली। नाउ ये पूरी टर्म में आप देखें y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी या y डैश के इक्वल है।
इसका मतलब dx डैश हो जाएगा dx cos ओमेगा t प्लस dy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y डैश dt। देखिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देखे थे, कोऑर्डिनेट से जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो dx डैश अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ रही है, हमारे पास आ रही है जो यहाँ ओरिजिनल टर्म थी इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन dx और dy, बट एक टर्म ऐड हो रही है दैट इज ओमेगा y डैश dt। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद करना चाहे तो डिफरेंशिएशन किया, ये dx हो गया, ये dy हो गया, बट इन दोनों के सेकेंड टर्म के कारण हमारे पास एक टर्म और आ रही है दैट इज ओमेगा y डैश dt। मीन्स हम जब रोटेटिंग फ्रेम्स में बात करेंगे तो वहां जहाँ कोऑर्डिनेट्स तो कॉम्प्लिकेटेड हुए ही हुए, डिस्प्लेसमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इन द सिमिलर वे अगर मैं dy डैश कैलकुलेट करूंगा तो देखिए हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, नोट्स में देख लीजिएगा। dy डैश हो जाएगा उसी तरह से dy cos ओमेगा t माइनस dx cos ओमेगा t, बिल्कुल सिमेट्री से लिख दिया है मैंने, बट वहां टर्म आई थी y डैश dt, ओमेगा y डैश dt, तो यहाँ आएगी ओमेगा x डैश dt विद नेगेटिव साइन, तो ये मेरे पास आएगा माइनस ओमेगा x डैश dt। जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, इसलिए dz डैश इज इक्वल टू dz। इस तरह से घूर्णन करते रोटेशनल एक्सिस के अंदर हम देखें तो डिस्प्लेस कोऑर्डिनेट्स चेंज थे, या डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में भी एक्स कोऑर्डिनेट अलग आ रहा है, वाई अलग आ रहा है, क्योंकि जेड में कोई रोटेशन नहीं है, वहीं पे एक डिस्प्लेसमेंट सेम है, जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्प्लेसमेंट सेम आया था। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस पूरी टर्म को अगर मैं dt से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा dx बाय डैश बाय dt बन जाएगा ओमेगा x डैश, dx बाय dt हो जाएगा ux, dy बाय dt हो जाएगा uy, और यहाँ बच जाएगा ओमेगा y डैश। यानी सिंपली हम इस तरह से ux डैश uy डैश और uz डैश लिख लेंगे। आप देखिए सिंपली हमने इसे dt से डिवीजन किया है यहाँ पर, तो ये ux डैश हो गया, ux हो गया, uy हो गया, और लास्ट टर्म बच गई ओमेगा y डैश, और यहाँ बच गई माइनस ओमेगा x डैश। नेचुरली जेड कंपोनेंट में चेंज नहीं आएगा। इस तरह से हमने वेलोसिटी की बात करी, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। नाउ हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। देखिए त्वरण के रूपांतरण के लिए मेरे पास ये वेग रूपांतरण समीकरण है, ux डैश है, uy डैश है, uz डैश है। निश्चित ही त्वरण ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना है, तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा ux डैश का तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dux डैश बाय dt। लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से यहाँ करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा आ गया dux डैश बाय dt, बट राइट हैंड साइड में जब मैंने cos ओमेगा t को नियत रखा तो ये आया dux बाय dt cos ओमेगा t। सेकंड टाइम मुझे ux को नियत रखना पड़ेगा, और cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ओमेगा, बाहर आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। यहाँ ध्यान रखिए हमने विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन किया, इसलिए यहाँ dt नहीं आया है। इसी तरह से यहाँ टर्म्स को देखें तो एक बार ui के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy बाय dt साइन ओमेगा t नियत है। सेकंड टाइम ui को नियत रखा, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा टाइम्स cos ओमेगा t, और लास्ट टर्म में ओमेगा y डैश में डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा dy डैश बाय dt। अब देखिए कंपैरेटिवली अगर हम जहां नियत वेग की बात कर रहे थे उससे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। ये dux बाय dt अपने आप में ax हो गया, ये अपने आप में ay हो गया, और ये देखिए uy डैश हो गया। तो अगर मैं इनको यूज करता हूँ तो ये बच गया ax cos ओमेगा t प्लस ay sin ओमेगा t प्लस, अब यहाँ पर ओमेगा कॉमन लेता हूँ और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो यहाँ से निकाल के देखिए, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी uy डैश प्लस ओमेगा x डैश। अब यहाँ से देख सकते हैं ये पूरी टर्म एज इट इज यहाँ से आ रही है, माइनस ux साइन ओमेगा t प्लस uy cos ओमेगा t किसके इक्वल होगा, uy डैश प्लस ओमेगा डैश x, वो मैंने यहाँ रख दिया। लास्ट टर्म अपने आप में ओमेगा uy डैश आ रही है। अब ये दोनों टर्म ऐड हो गई तो मेरे पास ax डैश आ गया, ax cos ओमेगा t प्लस ay sin ओमेगा t प्लस 2y uy प्लस ओमेगा स्क्वायर x डैश। देखिए
यहाँ आते आते हम काफी कॉम्प्लिकेशन लेवल पे आ गए। हमने एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। देखिए उसके अंदर एक्स डैश में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट है, वाई डैश में एक्स वाई दोनों कंपोनेंट है, जेड क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है वहां चेंजेस नहीं है। जब हमने विस्थापन की बात करी वो कॉम्प्लिकेटेड, जब वेग की बात करी तो हमारे पास देखिए विस्थापन, वेग, इन सब में एक खास बात है। हमने मूलतः जो डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स डैश के कोऑर्डिनेट्स लिए थे उसी में अगर पहली दो टर्म्स की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आप dx dy कर दें, यहाँ पे ux uy कर दें, यहाँ पर ax और ay कर दें। यानी जो टर्म्स बन रही हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखिएगा 3 टर्म बन रही है, वेग में भी 3 बन रही है और यहाँ 4 टर्म बन रही है। तो पहली 2 टर्म तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि जो रूपांतरण था एक्स डैश का और वाई डैश का उसमें जस्ट हमें एक्स और वाई के डिफरेंशिएशन लिखने, बट थर्ड टर्म आते आते यहाँ अलग ऐड करा, यहाँ हमने किया और यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म और आ जाती है 2 ओमेगा वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। आप देखिए एक्स में वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन आ रहा है। तो इसी सिमिलरिटी से हम एक्सेलेरेशन का वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जहां तक बात डेरिवेशन की है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो हमारे पास कई बार इसका डेरिवेशन पूछ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि सामान्यतः इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिसिस फोर्स। इसलिए इस वाले पार्ट के डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो देखना है। हमने देखा ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड, हमने कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म कर लिए, हमने पोजीशन के किए, डिस्प्लेसमेंट के किए, वेलोसिटी के किए, एक्सेलरेशन के किए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मेरा पहला रेफरेंस फ्रेम मीन्स जो ओरिजिनल कांस्टेंट वेलोसिटी पहला वाला रेफरेंस फ्रेम है वो इनर्शियल है। इनर्शियल का मतलब है कि वहां पर एक्सेलरेशन 0 है। अगर मैं वहां पे एक्सेलरेशन 0 ले लूं कि ए एक्स ए वाई और ए जेड 0 है, तो व्हाट अबाउट ए डैश एक्स ए डैश वाई और ए डैश जेड। आप देखिए जैसे ही मैं ए एक्स ए वाई और ए जेड को 0 रखूंगा तो ए डैश एक्स जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, ए डैश वाई क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, और ए डैश जेड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि वो तो कोइंसाइड कर रहा है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर आ जाती है कि जब कोई रोटेटिंग फ्रेम होता है तो अगर मेरा ओरिजिनल जो फ्रेम था जिसके रेस्पेक्ट में मैंने बात करी वो इनर्शियल है, बट रोटेटिंग इनर्शियल नहीं होगा, वो नॉन इनर्शियल होगा। इसीलिए जितने रोटेशनल फ्रेम्स होते हैं, जो भी फ्रेम रोटेट कर रहा है, चाहे वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो, वो हमारे इनर्शियल फ्रेम नहीं होंगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल होगा। मीन्स ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। और इसलिए जहां भी रोटेशन आ जाएगा हमारा फ्रेम इनर्शियल नहीं रहेगा, दैट इज नॉन इनर्शियल। और यही कारण है कि जब हम बात अर्थ की करते हैं तो हम कहते हैं अर्थ इज एन प्रैक्टिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हमने एक्सेप्शनली उसको इनर्शियल माना है क्योंकि हमारी फिजिक्स अदरवाइज टोटल फेल हो जाती है। इस तरह से हमने रोटेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। यहाँ कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बेसिस पे हम कोरियोलिसिस फोर्स की बात करेंगे 3 डायमेंशन के अंदर। जब कोई बॉडी रोटेटिंग फ्रेम में होती है तो उस पर क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के। वो फ्रिक्वेंटली डेरिवेशन का क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे। आज की क्लास हमारी यहाँ वाइंड अप होती है। थैंक यू।